बधाई हो बधाई हो बधाई हो। आज भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ ने कथित रूप से तानाशाही की तरफ एक और कदम बढ़ा दिया है। जी हां, 30 जनवरी को प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से लोकसभा के सचिवालय को कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जिन्हें सुनकर कोई भी जागरूक नागरिक भीतर से बौखला उठेगा। आपने देखा था लोकसभा के भीतर स्पीकर ओम बिरला और भाजपाई नेताओं ने जब राहुल गांधी को लगातार बोलने से रोका टोका तो झल्लाते हुए राहुल गांधी ने कह दिया कि ऐसा करिए साहब, आप लिख कर दे दीजिए, मैं भाई पढ़ देता हूँ, आप ही बता दीजिए मुझे क्या बोलना है। और अब देखिए, इतिहास बनाते हुए कार्यपालिका बता रही है कि विधायिका किस मामले पर चर्चा करेगी और किस पर नहीं। इसी के साथ हमारे विश्व गुरु की पोल पट्टी एक बार फिर से खुलने लगी। ऐसा लगता है कि हुजूर ने कांड करने में कोई क्षेत्र छोड़ा नहीं है, इसलिए कभी यहां छुपाओ, कभी वहां छुपाओ, कभी इस फाइल को दबाओ, कभी उस फाइल को दबाओ, कभी कोई फाइल गायब हो जाती है, कभी कोनो फाइल में आग लग जाती है। मैंने ऐसा लगता है कि अब आगे की हुजूर की बढ़ोतरी फाइलें छुपाते दबाते जलाते बीत जाएगी। जी हां, प्रधानमंत्री कार्यालय ने लोकसभा के सचिवालय को कहा है कि लोकसभा के भीतर पीएम केयर फंड, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष और राष्ट्रीय रक्षा कोष से संबंधित सवालों पर चर्चा नहीं हो सकती। यानी ये सारे सवाल, इन तीनों फंड से संबंधित सवाल लोकसभा में नहीं पूछे जा सकते। इतना ही नहीं, इसके पीछे का जो कारण प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया है उसे सुनकर आप भी अपना सर पीटने लग जाएंगे। एकदम 15 लाख की गारंटी है। तो ये तीनों फंड क्या है, क्यों इन्हें बनाया गया, सरकार ने क्या तर्क दिया है लोकसभा को, वो तर्क कितने छिछले हैं और बेमानी नजर आते हैं, उसे कायदे से जांचेंगे। और बात आज हम सुप्रीम कोर्ट के उन मिलाड की भी करेंगे जिन्होंने पीएम केयर फंड के पैसे को यहां से वहां ट्रांसफर करने से मना कर दिया था। यानी कथित रूप से गुजराती जोड़ी को बहुत बड़ा लाभ पहुंचा। और आप तो जानते हैं कि इस जोड़ी को जहां से लाभ मिलता है वहां भी लाभ अवश्य पहुंचाया जाता है। तो जिस मिलाड ने कथित रूप से लाभ पहुंचाया, उन्हें कथित रूप से कौन सा लाभ कंटिन्यूअस मिलता जा रहा है, अभी हाल ही में वो कंटिन्यू किया गया है, वो भी देखेंगे। वीडियो काफी जबरदस्त होने वाली है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलने जा रही है, इसलिए शांति से बैठकर आखिर तक सुनिएगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आपको पता है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी ये सब बात बतिया पाते हैं। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी जो व्यक्ति चोर होता है, चोट्टा होता है, वो हमेशा आशंकित रहता है। उसे डर होता है कि चोरी पकड़ा न जाए, कहीं पोल न खुल जाए। बेचारा हमेशा डरा सहमा रहता है और बचने का जुगाड़ लगाता रहता है। लग रहा है कि कुछ ऐसा ही जुगाड़ इन तीनों फंड के मामले में नरेंद्र दामोदर दास मोदी को बचाने के लिए भी किया जा रहा है। जी हां, हमारे संविधान में जो व्यवस्था बनाई गई है उसके तहत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीन स्तंभ हैं। तीनों की शक्तियों का बंटवारा है। तीनों काफी हद तक एक दूसरे से स्वतंत्र भी हैं। हालांकि पूर्णतया स्वतंत्र नहीं है, लेकिन काफी हद तक स्वतंत्र रखा गया है। लेकिन आज जो खबर सामने आई है वो बता रही है कि अमृत काल में सावधान 22 पसेरी बिक रहा है और जो नहीं बिक रहा है उसको डंडा मार के बेचने का जुगाड़ बनाया जा रहा है। बताइए, प्रधानमंत्री कार्यालय देश की संसद को, लोकसभा को बता रहा है कि इन तीन फंड यानी पीएम केयर फंड, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष और राष्ट्रीय रक्षा कोष के बारे में लोकसभा में चर्चा नहीं होगी, कोई सवाल नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों फंड सरकारी बजट से नहीं चलते हैं बल्कि पूरी तरह से जनता के स्वैच्छिक दान से चलते हैं। इसलिए ये फंड सीधे सरकार के नियंत्रण या जवाबदेही में नहीं आते, इसलिए इन पर संसद में सवाल नहीं पूछे जा सकते। पीएमओ ने तर्क दिया है कि नियम 41(2)(5) के तहत संसद में वही सवाल पूछा जा सकता है जो सीधे भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता हो, और नियम 41(2)(14) के तहत तो संसद ऐसे निकायों पर सवाल नहीं उठा सकता जो सीधे सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं है। यानी सरकार का यह तर्क है कि देखिए भैया, ये तीनों फंड सरकारी बजट से नहीं चलते, यानी सरकार इसमें पैसा नहीं डालती, जनता के दान दक्षिणा से चलते हैं, इसलिए ये फंड सीधे सरकार के नियंत्रण या जवाबदेही में नहीं आते। तो हमसे सवालों मत पूछिए कि कितना आया, कहां गया, कैसे खर्चा हुआ। तो आइए सबसे पहले इन तीनों फंड के बारे में जान लेते हैं कि ये तीनों फंड कब बने, क्यों बने, तब आगे की कहानी ज्यादा समझ में आएगी। पीएम केयर फंड तो आपको याद ही होगा, 27 मार्च 2020 को कोविड-19 महामारी के दौरान इसकी स्थापना हुई। यानी महामारी आते ही हमारे प्रधानमंत्री ने आपदा में अवसर ढूंढते हुए झोला फैला दिया, भोजपुरी में अचरा पसार दिया। आप सोचिए, हमारे घरों में जब कोई बीमारी आती है, कोई संकट आता है, तो हम पहले अपने संचित धन से इलाज करते हैं, उसका हल ढूंढते हैं। लोग घर बार, खेती बाड़ी, वाहन सब बेच देते हैं संकट से निपटने के लिए, तब जाकर समाज में झोला फैलाते हैं, लोगों से मदद मांगते हैं। लेकिन हमारे नान बाल आजकल विश्व गुरु जो ठहरे, इसलिए उन्होंने झोला शुरुआत में फैला दिया। बहरहाल कोविड महामारी से निपटने के लिए इस फंड को बनाया गया। कोविड में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन और वैक्सीन से जुड़ी सुविधाओं के लिए इसका निर्माण किया गया था। इसमें पैसा जनता ने दिया, सरकारी संस्थानों ने दिया, या फिर कहिए कि जबरी पैसा डलवा दिया गया। तमाम कंपनियों ने भी दान किया और तो और
चीन की कंपनियों ने भी दान किया। हमने पूर्व में आपको बताया करोड़ों रुपया चीनी कंपनियों ने इसमें डोनेट किया था। यानी सरकार के बजट से पैसा नहीं जाता है, ये बात तो सही है, लेकिन अभी ठहरिए, इतनी जल्दी कोई राय बनाने की जरूरत नहीं है। पीएम केयर फंड के बारे में यह सरकार कह चुकी है कि यह पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, किसी कानून या संविधान से नहीं बना। यह न तो आरटीआई के दायरे में आता है, न सीएजी इसकी ऑडिट कर सकती है। इसके ट्रस्टी बोर्ड में प्रधानमंत्री और कुछ केंद्रीय मंत्री होते हैं। इस लाइन को ध्यान रखिएगा। दूसरा नंबर है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष का। इसे बनाया गया था जनवरी 1948 में, यानी देश बंटवारे के कुछ महीने बाद ही। और इसे बनाने का कारण यह था कि आजादी और बंटवारे के बाद जो विस्थापित लोग हैं, यानी यहां से वहां जो आए गए हैं, उनकी मदद की जा सके। बाद में इस फंड का इस्तेमाल बाढ़, भूकंप, चक्रवात जैसी आपदाओं या दंगे तथा बड़ी दुर्घटनाओं में जो पीड़ित हैं, उनकी मदद और गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक सहायता के लिए किया गया। इसमें भी ज्यादातर पैसा जनता के दान से आता है। बड़ी बड़ी कंपनियां और संस्थाएं भी इसमें डोनेट करती हैं देश के हित के लिए, यानी यह भी सरकारी बजट से नहीं चलता है। लेकिन यहां भी शर्तें लागू हैं, ध्यान से सुनिए। इसकी अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री करते हैं। यह भी एक पब्लिक ट्रस्ट जैसा फंड है, लेकिन बहुत पुराना है, आजादी के समय का। तीसरा है राष्ट्रीय रक्षा कोष, यानी नेशनल डिफेंस फंड। नाम से ही समझ में आ रहा है, इसे बनाया गया था सेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों और उनके परिवारों की मदद के लिए। जैसे शहीद जवानों के परिवारों की सहायता करनी हो, घायल सैनिकों की मदद करनी हो, सैनिक परिवारों के कल्याण से जुड़े काम हो, इसके लिए इस फंड को बनाया गया था। इसमें पैसा आता है जनता और अन्य संस्थानों के दान से, मगर इसके मैनेजमेंट में भी कार्यकारी समिति होती है और इसके अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री हैं। सदस्य के रूप में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, यानी यहां भी सरकार के लोग शामिल हैं। इस फंड में विशेष बात बस इतनी है कि यह सीधे तौर पर सशस्त्र बलों और उनके परिवारों के हित के लिए बनाया गया है। तो इन तीनों फंड में अगर हम देखें तो ये तीनों ही सरकार के बजट से नहीं चलते, बल्कि जनता, कंपनियों और संस्थाओं के डोनेशन से चलते हैं। यानी पैसा आने का जो माध्यम है वो सरकार नहीं है, आम आदमी है, कंपनियां हैं, इसमें पैसा डालती हैं। यानी पैसा आने का माध्यम सरकार नहीं है, लेकिन खर्च कौन करता है? सरकार, सरकार में बैठे लोग। इन तीनों ही फंड में प्रधानमंत्री की प्रमुख भूमिका है, क्योंकि तीनों के मुखिया के रूप में प्रधानमंत्री ही है। अब सरकार का कुतर्क देखिए, प्रधानमंत्री कार्यालय का कुतर्क समझिए। इनका कहना है कि लोग अपनी इच्छा से इसमें पैसा देते हैं, जनता के दान से चलता है, सरकारी पैसे से नहीं चलता, इसलिए यह संसद के दायरे से बाहर है। मगर हकीकत यह है कि प्रधानमंत्री चेयरमैन है, उन्हीं के मंत्री इसमें ट्रस्टी हैं, कमेटी में शामिल हैं। तो फिर ये इन लोगों की जवाबदेही से बाहर कैसे है? प्रधानमंत्री कार्यालय का कहना है कि यहाँ जनता अपने मन से पैसा देती है, इसलिए हम अपने मन से गुपचाप खा के बैठ जाएंगे, जनता उस पर सवाल न करे। ये बात ठीक वैसे ही है। आप किसी डॉक्टर के पास दवा लेने गए, डॉक्टर ने दवाई की पुड़िया दे दी, आप खा के निपट लिए, फिर परिवार वाले पहुंचे डॉक्टर से सवाल करने, तो डॉक्टरवा कहे कि हम बुलाने थोड़ी न गए थे, वो तो अपने से आया था दवाई लेने। सोचिए कितनी आसान सी बात है। इन फंड में पैसा भले ही जनता देती है, लेकिन खर्च तो सरकार के लोग ही करते हैं, प्रधानमंत्री ही करते हैं। जनता को यह जानने का हक है कि नहीं कि उनके पैसों का क्या हो रहा है? उनका पैसा जो उन्होंने देश की भलाई के लिए दिया, कई बीमारियों के इलाज के लिए दिया, कहीं सैनिक परिवारों के लिए दिया, कहीं उस पैसे से हमारे प्रधानमंत्री और उनके मंत्री लोग गुलछर्रे तो नहीं उड़ा रहे हैं? क्या हमें यह जानने का हक नहीं कि जो पैसा हमने कोविड महामारी के लिए, लड़ाई के लिए दिया, वो पैसा कोविड महामारी की लड़ाई में लगा, या फिर विधायक सांसद खरीदने में, या फिर अमेरिकी राष्ट्रपति की मेहरारू को अंगूठी गिफ्ट करने में? क्या देश की जनता को यह जानने का अधिकार नहीं है कि जो पैसा उन्होंने राहत फंड में दिया देश की भलाई के लिए, कहीं उस पैसे से प्रधानमंत्री के दिन के 4 सूट तो नहीं खरीदे जा रहे हैं, उनका महंगा वाला मशरूम तो नहीं खरीदा जा रहा है? सोचिए, आम आदमी लोन लेता है, कर्जा लेता है, उस पर ब्याज भी चुकाता है, मगर फिर भी वो उस कर्जे को दूसरे काम में नहीं लगा सकता। अगर आपने घर बनाने के लिए होम लोन ले लिया है तो आपको घर ही बनाना पड़ेगा, गाड़ी नहीं खरीद सकते, उस पैसे से चाट भी नहीं खा सकते, उसकी प्रॉपर निगरानी होती है, मैनेजर के जासूस घूमते रहते हैं घर बन रहा है कि नहीं। लेकिन यहां देखिए कितनी बेहयाई से कहा जा रहा है कि सरकार के पैसे से यह फंड नहीं चलता, इसलिए हमारी कोई जवाबदेही नहीं है। सवाल यह है कि पैसा भले ही जनता देती है, कंपनियां देती हैं, अपनी मर्जी से देती होंगी, लेकिन उसको खर्च करने वाले तो सरकार के ही लोग हैं। वो कहां खर्च होगा उसका फैसला तो प्रधानमंत्री और उनके मंत्री ही न करते हैं। तो फिर ये लोग हिसाब देने से डरते क्यों है, भागते क्यों, दुम दबा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस फंड का पैसा बीजेपी के खाते में डाल दिया गया हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो पैसा देश की जनता ने देश की भलाई के लिए दिया, उसी पैसे से देश भर में भाजपा के 5 स्टार टाइप ऑफिस बन रहे हैं? उनका पैसा कहां से आ रहा है? वही वाला तो नहीं है? क्या यह सवाल नहीं उठना चाहिए कि आखिर जो देश की जनता इन फंड में पैसा दे रही है उसे उनका हिसाब लेने का हक क्यों नहीं है? पैसा दान करने वाला अगर कहे कि मुझे भरोसा नहीं कि मेरे पैसे से वेंटिलेटर खरीदा गया या फिर दिल्ली में आरएसएस का बहुमंजिला ऑफिस बना दिया गया, मुझे भरोसा नहीं कि मेरे पैसे से किसी शहीद सैनिक की विधवा को सहायता पहुंचाई गई, या फिर बीजेपी ने किसी विपक्षी पार्टी के विधायकों को तोड़ने में लगा दिया, अगर आप हिसाब नहीं देंगे तो तरह
तरह तरह के सवाल उठेंगे। सोचिए, अभी पीएम केयर फंड में ही 100 से ज्यादा सरकारी कंपनियों ने पैसा दिया। ऐसा तो नहीं है कि इन कंपनियों के पास पैसा बहुत बढ़ गया था, रखने की जगह नहीं थी, डाल दिया कि ले जाओ भाई पैसा खत्म करो इसको। जाहिर तौर पर सत्ता में बैठे लोगों ने प्रयास ही किया होगा। बिना प्रयास के 100 से ज्यादा सरकारी कंपनियां तो इस तरह से पैसा दी नहीं होंगी पीएम केयर फंड में। खबरें तो यहां तक आई कि बहुत सारी ऐसी सरकारी कंपनियां भी थीं जिन्हें खुद पैसे की जरूरत थी, उन्होंने भी इसमें डोनेट किया। और तो और तमाम सरकारी कर्मचारियों की सैलरी से पैसा काट लिया गया। जरूरी नहीं कि उसमें सबने अपनी इच्छा से दिया हो, डोनेट किया हो, सब चाहते हो पैसा देना। सरकार ने यूं ही पैसे उड़ा लिए खाते से। सीएसआर फंड से करीब 2400 करोड़ रुपया गया है और सरकारी कर्मचारियों की सैलरी से करीब 155 करोड़ रुपया, यानी 1.5 अरब से भी ज्यादा सरकारी कर्मचारियों के खाते से काट दिया। अब आप सोचिए कि सरकार के प्रयास से सरकारी कंपनियों का पैसा इस फंड में जाएगा, सरकार के प्रयास से सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह से काट के पैसा इस फंड में जाएगा। सरकार में बैठे लोग ही इस फंड को पैसे का प्रयोग करेंगे, कहां करना है उन्हीं के फैसले से होगा, उन्हीं के हस्ताक्षर से होगा, उन्हीं के आदेश से इस फंड का पैसा खर्च होगा। लेकिन वही लोग कह रहे हैं कि इसके बारे में लोकसभा में सवाल नहीं हो सकता, चर्चा नहीं हो सकती। ये किस हद की बेहयाई है। अब आप दर्शक बताइए, क्या ये सब सुनकर आपको नहीं लगता कि अब तक तो केवल पीएम केयर फंड ही सवालों के घेरे में था? अब तो लग रहा है कि न जाने कौन कौन से फंड का इन्होंने अंड बंड प्रयोग कर दिया। पता नहीं जनता के दान के पैसे से कौन सी मटरगश्ती हो गई। यदि सही काम में लगाया गया होता तो सीना तान के हिसाब देते, इसे इस तरह से छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे जहां तक बात पीएम केयर फंड की है, इसको छुपाने का प्रयास पहले दिन से चल रहा है। कोविड महामारी पर भाषणबाजी करने जब पहली बार आए थे तो आपदा में अवसर का नारा दिया था। देश की ज्यादा बुद्धिमान, अति इंटेलिजेंट जनता को लगा कि यह नारा उनके लिए है, लेकिन बाद में पता चला कि खाली नारा उनके लिए था, बाकी सारा हुजूर के लिए था। और हुजूर ने इससे पहले कि महामारी में जनता की जेब खाली हो जाए, अपनी झोली भरने का प्लान बना लिया। 22 तारीख को पहली बार इन्होंने कोविड को लेकर सतर्क किया था, थाली ताली बजवाया था, अंधभक्ति की राष्ट्रव्यापी टेस्टिंग हुई थी और उसके 4-5 दिन बाद ही पीएम केयर फंड को लॉन्च कर दिया गया। झोली लेकर आ गए और अब पिछले 6-7 साल से उस झोली के बही खाते को छुपाने की कोशिश में लगे हुए हैं। साल 2020 के अगस्त महीने में ही कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे और उन्होंने कहा कि देखिए, ये जो पीएम केयर फंड बना है, इसमें जो पैसा है इसको राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में डलवा दीजिए। क्योंकि पहले दिन से सबको संदेह था कि जिस तरीके से ये फंड बनाया गया है, ये बड़े घोटाले का षड्यंत्र हो सकता है और यदि पीएम केयर फंड का पैसा एनडीआरएफ में चला जाएगा तो वहां इसका हिसाब किताब होगा, कितना आया, कहां गया। तो बात पहुंची सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अशोक भूषण इस मामले की सुनवाई कर रहे थे। लेकिन उन्होंने कह दिया कि पीएम केयर फंड का पैसा एनडीआरएफ में ट्रांसफर का आदेश नहीं दिया जा सकता, क्योंकि आपदा प्रबंधन अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो सरकार को मजबूर करे कि पीएम केयर फंड का पैसा एनडीआरएफ में ही डाला जाए। अगर कोई चाहे तो स्वैच्छिक रूप से एनडीआरएफ में दान कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने साफ साफ कह दिया कि पीएम केयर फंड के दुरुपयोग की आशंका को हम खारिज करते हैं, यानी इसके फंड का दुरुपयोग नहीं हो सकता, यानी हमें बिल्कुल भी आशंका नहीं है कि दुरुपयोग होगा। सरकार ने जो कोविड से निपटने के लिए व्यवस्था किया है वो पर्याप्त है, सुप्रीम कोर्ट आश्वस्त था। तो हमने सोचा कि आपको क्यों न ये भी याद दिला दें कि पूर्व जस्टिस अशोक भूषण जी का अभी क्या हालचाल है। वीडियो में बने रहिएगा, बहुत कुछ जानने को बाकी है, ध्यान से सुनते रहिए। मार्च 2023 में सरकार ने खुद ही बताया था कि पीएम केयर फंड में 6283 करोड़ रुपए से ज्यादा है। यानी सोचिए, जिस फंड में हजारों करोड़ रुपया आ रहा है, जा रहा है, यह सरकार उसका हिसाब देना नहीं चाहती। तो हम बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस अशोक भूषण की। भूषण साहब उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट में अधिवक्ता रहे, बाद में स्थायी जज बने। एक और कहानी साथ में सुनते चलिए। बताया जाता है कि भाजपा के पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद जस्टिस अशोक भूषण के करीबी थे, दूर के रिश्ते में भी बताए जाते हैं, और करीबी होने का ही बहुत सारा असर रहा दोनों का एक दूसरे के लिए। तो जस्टिस अशोक भूषण 24 अप्रैल 2001 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्थायी जज बनाए जाते हैं वाजपेयी सरकार के दौरान। भाजपा की सरकार थी देश में 2001 में, और 2014 में जैसे ही केंद्र में वापस भाजपा की सरकार बनती है, जुलाई महीने में केरल हाईकोर्ट में इनका ट्रांसफर हो जाता है और अगले कुछ ही महीनों में यानी मार्च 2015 में केरल हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस बन जाते हैं। ध्यान रहे, आज अमृतकाल में जो भी जज भाजपाई सिस्टम के खिलाफ फैसला देते हैं, उनका ट्रांसफर ऐसे किया जाता है कि उनकी सीनियरिटी खराब हो जाए, चीफ जस्टिस न बन पाए, कॉलेजियम में न रह पाए। वहीं जस्टिस अशोक भूषण का ट्रांसफर केरल हाईकोर्ट में ऐसी टाइमिंग में हुआ जब वो 7-8 महीने बाद ही वहां के चीफ जस्टिस बन सके, बन गए। बहरहाल केरल हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस बनने के 12-13 महीने बाद ही यानी 2016 में ही इन्हें केरल हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आने का
अमृत अवसर मिल गया, यानी सुप्रीम कोर्ट में जज बन गए। स्पीड देखिए, 4 जुलाई 2021 को सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होते हैं। आधार को पैन से लिंक करने के मामले में और कोविड वगैरह के कुछ मामलों में इन्होंने फैसला दिया था। समझने वाली बात यह है कि जुलाई महीने में जस्टिस अशोक भूषण सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होते हैं और उसके 3 महीने बाद ही, सुप्रीम कोर्ट से रिटायरमेंट के 3 महीने बाद ही नवंबर 2021 को इन्हें एनसीएलटी जैसे महत्वपूर्ण संस्था में चेयरपर्सन बना दिया जाता है, वो भी 4 साल के लिए। एनसीएलटी का मतलब है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। ये एक अपीली न्यायाधिकरण है जो कॉर्पोरेट कानून, दिवाला कोड और अन्य मामलों में फैसला सुनाता है, यानी कॉर्पोरेट संबंधी मामलों में सुनवाई यहां होती है। सीधे सीधे कहें तो बड़े बड़े सेठों का मामला यहां जाता है। तो पहली बार जस्टिस अशोक भूषण को रिटायरमेंट के 3 महीने बाद ही इतना महत्वपूर्ण पद दे दिया गया 4 साल के लिए। और फिर नवंबर 2025 में, अभी हाल ही में, जैसे ही उनका 4 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला था, उन्हें दूसरी बार फिर से चेयरपर्सन नियुक्त कर दिया गया। अब वो जुलाई 2026 तक, यानी जब तक वो 70 साल की उम्र नहीं हो जाएगी उनकी, तब तक वो इस पद पर रहेंगे। अब आप समझिए कि अमृत काल में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होते ही 3 महीने के भीतर यदि किसी जज को इतना महत्वपूर्ण पद दे दिया जाता है, 4 साल बाद फिर से वही पद उनको दे दिया जाता है, दोबारा ऐसी कुर्सी मिल जाती है, तो फिर जज साहब कितने महत्वपूर्ण रहे होंगे। भाजपा नेता और पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद तथा पूर्व जस्टिस अशोक भूषण दोनों ही कायस्थ समाज से आते हैं और दोनों एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण बताए जाते हैं। हालांकि इन चीजों में कोई विवाद नहीं है, मगर हमारा मूल सवाल यह है कि जिस फंड में जनता और जनता द्वारा बनाई गई सरकारी कंपनियों से पैसा लेकर जमा किया जाता है, उसका हिसाब इस देश की जनता को क्यों नहीं दिया जा सकता। प्रधानमंत्री कार्यालय ये किस तरह का घटिया तर्क दे रहा है कि इस फंड में सरकारी पैसा नहीं जाता, इसलिए हमारी जवाबदेही नहीं है। अरे भाई, पैसा भले ही जनता का है, सरकारी कंपनियों का है, सरकारी कर्मचारियों का है, लोग अपनी मर्जी से दें, चाहे आप जबरी ले लें, लेकिन उसको प्रयोग करने का अधिकार तो प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों का ही है। तो फंड में पैसा कहां से आ रहा है, इससे मतलब क्या है? सवाल तो यह है कि पैसा खर्च कहां हो रहा है, और उसी सवाल के जवाब से भागने के तमाम तरीके के तिकड़म लगाए जा रहे हैं। और कार्यपालिका विधायिका को बता रही है कि लोकसभा में क्या चर्चा होगी, क्या नहीं होगी। सवाल यह है कि क्या लोकसभा यानी संसद ने इस तरह का कोई कानून बनाया है? खुफिया जानकारियों पर चर्चा नहीं हो सकती, इसके लिए बाकायदा कानून बनाया गया है, तो फिर इस पर भी कानून बना दीजिए। लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय कब से लोकसभा को निर्देशित करने लगा? उनको कब अधिकार मिल गया कानून बनाने का या फिर कानून समझाने का, विधायिका को निर्देश देने का? लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए, यही तो अमृत काल है जहां खुलेआम भरी संसद में पक्षपात होता है। और अब चर्चा हो रही है कि विपक्ष स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। आज बजट सत्र के 9वें दिन लोकसभा की कार्रवाई केवल 13 मिनट से ही चल पाई। पूरा विपक्ष सदन में लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बोलने देने की मांग कर रहा था। राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि 1 घंटा पहले स्पीकर के पास हम गए थे, स्पीकर ने हमें कमिट किया था कि मुझे बजट डिस्कशन से पहले बोलने दिया जाएगा, और आप मुझे बोलने नहीं दे रही हैं। राहुल गांधी ने साफ पूछा कि बताइए, आप मुझे बोलने देंगी या नहीं बोलने देंगी? स्पीकर की चेयर पर भाजपा की महिला सांसद संध्या राय बैठी थी, मानो उन्हें केवल कार्रवाई स्थगित करने के लिए भेजा गया था। अब राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने मुझे बोलने का वादा किया था, तो किरण रिजिजू कहने लगे कि स्पीकर की केबिन में मैं भी था, ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं हुआ है। यानी कुल मिलाकर सेना प्रमुख की किताब, जिसे 56 इंच की एक्सरे रिपोर्ट कहा जा रहा है, जनता के सामने ना आ जाए, उस पर किसी हाल में संसद में चर्चा न हो जाए, यह प्रयास सरकार की तरफ से लगातार हो रहा है। और अब तो आपने देख ही लिया किस तरीके से प्रधानमंत्री कार्यालय संसद को नियम समझा रहा है। सारा पैसा खुद ही खर्चा करेंगे, लेकिन बताएंगे नहीं, कोई जवाबदेही नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि पीएम केयर फंड की सीएजी ऑडिट जरूरी नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री चेयरमैन है, इनके मंत्री इसमें ट्रस्टी हैं, कमेटी में है, सरकारी कंपनियों का पैसा उसमें जाता है, सरकारी सिस्टम से पैसा जाता है। अगर संसद सवाल नहीं पूछेगी, आरटीआई सवाल नहीं पूछेगा, सीएजी हिसाब नहीं देखेगा, तो देश की जनता को पता कैसे चलेगा कि उनका पैसा कहां गया, कौन गटक गया, कौन खा पी के कुंडली मार के बैठ गया? पैसा देश की जनता की भलाई में गया, या फिर भारतीय जनता पार्टी की भलाई में, या फिर भाजपा नेताओं की मलाई में गया? पैसे का हिसाब कौन देगा? आप जनता भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।